तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर हमारा पहला है क्लास 12 हिस्ट्री का, ठीक है, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ, ठीक है, जिसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो, पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया, नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारी अगली हेडिंग है, देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि। इसकी लिपि यानी कि क्या थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, ये लिपि के बारे में जानते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी लिपि बनाई थी जिसे वे चित्रों या चिन्हों द्वारा दर्शाते थे, चिन्हों या चित्रों के द्वारा दर्शाते थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ की कौन सी थी, भाव चित्रात्मक, इस लिपि का नाम था, ठीक है। इनकी लिपि में 14 मूल चिन्ह, मुख्य रूप से 14 चिन्ह थे और 400 कुल वर्णों की संख्या है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 400, ठीक है। तथा इसकी लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं, हम दोस्तों हम यहाँ से लिखते हैं अपने यहाँ पर बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है, हम बाएं से दाईं ओर, परंतु इनकी दाएं से बाईं ओर उल्टी लिखी जाती थी, ठीक है। चलिए देखिए मैं दिखाता हूँ इसको सिंबल आपको। देखिए ये अक्षर बना है, ये किसी न किसी ध्वनि या संकेत का प्रतीक है, ठीक है, ये प्रत्येक अक्षर, इसलिए चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। क्योंकि हमको जब तक किसी लिपि के बारे में ज्ञान नहीं होता है तो हम उसे चित्र के माध्यम से समझते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं कि किसका प्रतीक है, तो हम चित्रात्मक ही है हमारे लिए, ठीक है। अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए सिंधु सभ्यता के निर्माता, देखिए कौन थे आखिर, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। देखिए सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है, कितने, 4 प्रकार के। तो देखिए प्रोटो कहा जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रोलियन, ठीक है, ऑस्ट्रोलाइड, ठीक है, ये ऑस्ट्रोलाइड थे। और देखिए दूसरे हमारे भूमध्य सागरीय, यहाँ के लोगों ने इसका निर्माण किया होगा, यह भी माना जाता है। और देखिए अल्प, ठीक है, अल्पाइन, और देखिए मंगोलियन को भी माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का निर्माता। देखिए इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है कि इसके निर्माण में मित्रित यानी कि मित्रित, ठीक है, प्रजातियों के लोगों का स्थान था। मित्रित मान सकते हैं। अब देखिए 4 अलग अलग जगह के लोग थे, तो कहा जाता है इनके मित्रवत संबंध होंगे देशों से आपस में, तो इस प्रकार माना जाता है ये मित्र होंगे आपस में सभी, और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया होगा। वैसे तो इसका संस्थापक द्रविड़ा को माना जाता है, किसको माना गया है, द्रविड़ा, ठीक है, द्रविड़ा को माना गया है संस्थापक, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए, यानी कि चले गए। देखिए सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए कांस्ययुगीन सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबे और टिन को मिलाकर, किसको, तांबे और टिन को मिलाकर, ठीक है, तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई, यानी कई, ठीक है, महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है। अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है पक्का, कौन सी सभ्यता थी, जो नगरीय सभ्यता थी। देखिए और देखिए व्यापार वाणिज्य गतिविधियों में महत्व, यहाँ पर व्यापार भी बहुत ही महत्व था। लोथल से फारस की मोहर मिली है, तो इसका फारस से भी व्यापार हुआ था, और मेसोपोटामिया से भी इसके व्यापार हुआ था। यहाँ पर अन्नागार थे, तो इससे जो अन्नागार के द्वार थे वो समुद्र की ओर यानी कि और खुलते थे, तो जल के माध्यम से व्यापार होता था। देखिए जीवन के प्रति आदिवासी दृष्टिकोण, उत्खनन में ना तो हथियार, देखिए ना तो हथियार और ना ही रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल, कवच आदि मिले हैं। देखिए और देखिए जीवन के प्रति
समय दृष्टिकोण। इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार धोलावीरा एवं जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, जूनीकरण एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन। ठीक है, जीवन की पुष्टि के ये आधार है। इन्होंने स्नानागार भी बनाया था, अन्नागार भी बनाया था, अन्न जहाँ पर अन्न रखा जाता है। ठीक है, देखिए सैंधव वासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता को सैंधव भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको जी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। इन्हें लोहे की धातु का ज्ञान नहीं था, ये नहीं जानते थे लोहे क्या होता है। उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिला अंतरजीखेड़ा से मिला है। अंतरजीखेड़ा से मिला है प्रथम साक्ष्य लोहे का, जिसका समय 1050 ईसा पूर्व से आसपास स्वीकार किया गया है। माना गया है 1000 ईसा पूर्व में ये मिला है साक्ष्य लोहे का। और देखिए एक और धातु थी जिससे हड़प्पावासी परिचित नहीं थे, उन्हें नहीं ज्ञान था। सिंधुवासी लोगों जो लोग थे पीतल से भी परिचित नहीं थे, उनको पीतल का भी ज्ञान नहीं था। और देखिए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखिए आवास, यानी कि इनके घर मिले हैं। ठीक है, रहने के घर। और देखिए मृतभांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आभूषण, जो लोग वो जो कपड़े वगैरह पहनते थे वो भी मिले हैं। औजार भी मिले हैं। जो खेत वगैरह जोतते थे हल भी मिले हैं। ठीक है, और देखिए मोहरें, फारस की मोहर मिली है लोथल में। और देखिए इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के, और सिक्के भी मिले हैं, इमारतें भी मिली हैं। जैसे अन्नागार है हमारा, अन्नागार है, और देखिए स्नानागार है, ये हमारी इमारतें भी मिली हैं। तो ये जानकारी के स्रोत हैं हड़प्पा सभ्यता की। और देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जगह हैं कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखिए हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। ठीक है, और बाकी स्थल भारत में हैं। थोड़े बहुत स्थल पाकिस्तान में और भारत में, दोनों ही जगह पर हैं। और देखिए मैंने कुछ उनकी जगहों के नाम लिए हैं और वह कहाँ कहाँ हैं यह भी लिया है। देखिए नागेश्वर जो गुजरात में है। ठीक है, एक जगह है जो गुजरात में। अब देखिए बालाकोट जो पाकिस्तान में है। और देखिए और एक हमारा चनूदड़ो जो मैंने बताया था। ठीक है, यह भी पाकिस्तान में है। और देखिए कोट दीजी यह भी पाकिस्तान में है। और देखिए धोलावीरा गुजरात में है। और लोथल मैंने बताया था जहाँ पर फारस की मोहर मिली है, गुजरात में है यह भी। कालीबंगर, ठीक है, कालीबंगन यह राजस्थान में है। ठीक है, और बनावली यह हरियाणा में है, यहाँ से हल्के प्रतिरूप मिले हैं बनावली से। और राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है हमारा। ठीक है, आपको ये महत्वपूर्ण स्थल है, आपको याद कर लेना है ये कौन सी जगह पर कौन सा स्थल है। एक नंबर में MCQ क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए अब हमारी अगली हेडिंग क्या है। तो हमारी अगली हेडिंग है देखिए हड़प्पा सभ्यता में नगर क्या है। देखिए हमारी हेडिंग है देखिए हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला, ये हमारी हेडिंग है। इसके बारे में जानेंगे। देखिए पहला हमारा टॉपिक आएगा नगर योजना, फिर आएगा देखिए भवन निर्माण, फिर आएगा सार्वजनिक भवन, फिर आएगा हमारा विशाल स्नानागार, फिर आएगा अन्न भंडार, फिर आएगा जल निकास प्रणाली। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए डिटेल से जानेंगे इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। ठीक है, यानी कि बस्तियाँ। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ दो भागों में विभाजित थी, यानी कि दो भागों में बटी थी। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी दो भागों में विभाजित थी, बटी हुई थी। पहले भाग देखिए हमारा था दुर्ग। देखिए ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी। ये दुर्ग जो था हमारा कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। जो हमारा दुर्ग था इसको चारों ओर दीवारों से घेरा गया था इस प्रकार से। ठीक है, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। सार्वजनिक जिसमें सभी लोगों का हित था, सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। देखिए और हमारा दूसरा भाग था हमारा निचला शहर। ठीक है, ये नीचे बसा हुआ था। देखिए निचला शहर आवासीय भवनों की उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी
दीवार से घेरा गया था, और जो हमारा निचला शहर था इसको भी दीवार से घेरा गया था चारों ओर से, ठीक है। इसके अतिरिक्त कई भवनों के ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, और जो कई भवन थे ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे, ठीक है। ऊंचे चबूतरे पर निर्माण किया गया था कई भवनों का, जो नींव का कार्य करते थे, जो कि नींव का कार्य करते थे, ठीक है। देखिए, और हमारी अगली देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और नालियों की विशेषताएं देखिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और नालियाँ थीं समकोण पर काटती थी, इस प्रकार से समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, ठीक है। समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, देखिए दूसरे को काटती हुई हैं सीधी सड़कें, जिसके कारण पूरा शहर क्षेत्र यानी कि जो नगर था हमारा आयताकार, जो आयताकार भाग में, ठीक है, आयताकार एवं खंडों में विभक्त हो गया, जिसे जल पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेकबोर्ड पद्धति कहते हैं। इसको हम ऑक्सफोर्ड पद्धति, ठीक है, और चेकबोर्ड पद्धति और जल पद्धति कहते हैं, जाल पद्धति, ठीक है। देखिए, सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। ये हमारी सड़क है, तो इसके जो ये हमारी सड़क है तो इसके पास नालियाँ बनी होती थी पानी की निकासी के लिए, ठीक है। देखिए, नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी, जो नालियाँ थी इनको ऊपर से ढका जाता था, इस प्रकार से, ठीक है, ढका जाता था। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषण कूप बने होते थे, जिनमें गंदगी रुक जाती थी। ये नालियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर शोषण कूप बने होते थे, जहाँ पर गंदगी रुक जाती थी और सफाई की जाती थी, ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया था। जो नालियाँ बनाई गई थी उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें भवनों का निर्माण किस प्रकार किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, आंगन पर आधारित थी। देखिए, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष यानी सोने का स्थान, ठीक है, आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे मिले हैं, ये आवास मिले हैं। देखिए, मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। जो मकान बनाया जाता था सबसे पहले उसकी नींव निर्माण जमीन में गाड़ा जाता था, ठीक है, ईंटों को, यानी कि नींव जो आज के समय में हम करते हैं, नींव भरते हैं मकान की, फिर ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार बनाया जाता था मकान। सड़कों के किनारे मकान बने थे, जो मकान थे हमारे, ये हमारी सड़कें हैं, तो इसके किनारे पर हमारे मकान बने थे, ठीक है, ये हमारे मकान बने थे। और देखिए, जिसमें सुविधा हवा सफाई यानी कि जो हवा की सुविधा थी, देखिए सफाई, जैसे हवा से सफाई हो जाती थी, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी, और प्रकाश यानी सड़कों के किनारे था तो प्रकाश सूर्य का पूरा आ जाता था, हवा से सड़कें साफ हो जाती थी, यह भी इसकी विशेषता थी, ठीक है। देखिए, मकान ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन का लेवल है, तो मकान इतनी ऊंचाई पर, कम से कम इतनी ऊंचाई पर बनाया जाता था, ठीक है। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले थे। अब जो मकान था, ये हमारी सड़क है, तो मकान का दरवाज़ा सड़क की ओर खुला होता था, ठीक है, सड़क की ओर दरवाज़ा खुला होता था। मकानों के प्रवेश द्वार मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे। जो मकान के प्रवेश द्वार ये गली की ओर खुला करते थे, इधर को, इधर नहीं खुलते थे, सड़कों की ओर, गली की ओर खुलते थे। देखिए, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा, ठीक है, रहना होगा। जी, सड़क पर तो बहुत से वाहन वगैरह चलते हैं, तो शोरगुल ज़्यादा होता है इससे, और जिससे शोरगुल ना सुनाई दे, इसलिए उन्होंने गलियों की ओर अपने दरवाजे खोले थे। देखिए, देखिए, सड़कों के किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी थी, मैंने बता दिया है। नालियों को ढकने की व्यवस्था थी, ये भी बता दिया है। चलिए और देखते हैं। और देखिए, नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषण कूप लगे हुए रहते थे, यह भी बता दिया, और जिनमें गंदगी रुक जाती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया था नालियों के निर्माण में, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभक्त किया गया था। मैंने बताया था 2 भागों में विभाजित थी, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने होते थे। जो ऊपर वाला हिस्सा दुर्ग वाला, उसमें सार्वजनिक भवन होते थे, और निचले वाले हिस्से में व्यक्तिगत भवन होते थे, ठीक है। खुद का व्यक्ति का स्वामित्व होता था, और वहाँ पर सभी का होता था। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। उत्खनन से सार्वजनिक और राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं, ठीक है।
एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संपन्नता का परिचय है। मान लो ये इतना बड़ा मिला है तो जो व्यक्ति ज़्यादा अमीर होगा, संपन्न होगा, यह उसका होगा। ठीक है, इस प्रकार से अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने। यहाँ पर ही 21 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसे 20 स्तंभ है, जिसमें 20 स्तंभ हैं। ठीक है, खंबे हैं 20, इसमें 20 खंबे हैं। ठीक है, 20 हैं, इसमें 20 खंबे हैं। और देखिए, एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आवासीय विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता होगा। ठीक है, देखिए अन्न भंडार भी मिला है हमारा। ठीक है, यानी कि अन्नागार, जिसमें यहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर के उत्खनन में यहाँ एक किले की जो हमारा दुर्ग था, राजमार्ग में 6 से 6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर चौड़ाई, और देखिए 18 मीटर लंबाई है और चौड़ाई इसकी 7 मीटर। ठीक है, यानी कि 18 गुणा 17, ठीक है, 7। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ठीक है, देखिए इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था, क्योंकि जल मार्ग से यहाँ पर व्यापार होता था। ठीक है, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था अन्न भंडार से एकत्रित किया जाता था। जो भी जल मार्ग से आता था उसे अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता था, और भेजा भी वहीं से जाता था। व्यापार का सुविधा था व्यापार की। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगरीय थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा था, जीवन स्तर कितना ऊंचा था। ठीक है, घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर की से बाहर हो जाता था। जो हमारा गंदा पानी होता था घर का, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सड़कों के साथ जो नालियाँ बनी होती थी, सड़कों के साथ नाली बनी होती थी, उसमें पानी जाता था। इस प्रकार से ये पानी सारा नालियों में जाता था और जो शहर से बाहर जाता था। इस प्रकार से इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और इनका प्लास्टर किया जाता था, और नालियों में प्लास्टर किया जाता था। जो आज के समय में हम प्लास्टर पक्की नाली देखे होंगे आपने, प्लास्टर वाली, वही वाला। ठीक है, जिसमें नालियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, प्लास्टर करने के लिए किसकी चीज़ों का उपयोग किया जाता है? देखिए पदार्थों का, तो चूना, मिट्टी, जिस पर जिप्सम, ठीक है, का प्रयोग किया जाता था। ये कुछ पदार्थ इनका प्रयोग किया जाता था। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो जरूर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में देखेंगे इसके चैप्टर का। ठीक है, फटाफट।